बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान यूनुस पाट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉक टुडे। सियासत से जुड़ी हुई खबरों पर तज़िया पेश करेंगे। हालात हाज़िरा की क्या खबरें हैं। मेरे साथ आज के प्रोग्राम में स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब जवेद इकबाल गुरैश साहब, सीनियर तज़ियाकार हैं। टेलीफोन लाइन पर सीनियर माहिर कानून जनाब मुनव्वर इकबाल गोंदल साहब, उनसे भी बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले मैं मुनव्वर इकबाल गोंदल साहब की तरफ बढ़ता हूँ, उनसे बातचीत करते हैं। जी गोंदल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। गोंदल साहब, आपने देखा होगा कि जब जजेस को धमकी अमेज ख़त मौसूल हुए तो ये कहा जा रहा था कि अब शायद जो दबाव जिस तरफ से डालने की कोशिश की जाती रही है, सारी चीज़ें तो सामने आ गई थी। तो अदलिया के इस अज़म को बड़ा सराहा भी गया और अब ये कहा जा रहा था कि जितने भी सियासी मुकदमात हैं उम्मीद है उनका भी खात्मा कर दिया जाएगा और कोई भी जायज़ दबाव नहीं लेगा। सुप्रीम कोर्ट में इसकी एक समाअत का भी आगाज़ किया गया। सारे मामले को अब तक आप कैसे देखते हैं कि क्या इन जजेस की जानिब से ख़त लिखने के बाद कोई अदलिया की कार्रवाइयों में आपको फ़र्क महसूस हुआ है, या जो सन 9 मई के हवाले से गिरफ़्तार मुलज़मान हैं उन्हें कोई आप देख रहे हैं कि कोई जनाब कि उन पर सख्तियाँ कम हो रही हूँ, ट्रायल तेज़ी से होना शुरू हो गए हूँ। पहले तो समाअत कई जनाब हफ्ते कई महीने ऐसी तरीक़ें डाल दी जाती थी, लोगों को बर वक़्त इंसाफ की फरहमी के लिए जो है वो कुछ चीज़ें नज़र नहीं आ रही थी। आप क्या देख रहे हैं कि ये चीज़ें कोई बेहतर हुई हैं? जी गोंदल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, गुजारिश ये है कि काफ़ी अरसा से ये मौजू जो है वो ज़ेर बहस रहा कि जुडिशरी के हवाले से और इलेक्शन के हवाले से जो पाकिस्तान में तकरीबन पिछले 2 साल से सिनारियो बना हुआ है जनाब, और उसके बाद जो सूरत हाल हुई और आइन को किस तरह तोड़ा गया और आइन की धज्जियां बखेरी गई और जिस तरह मुल्क में रजीम चेंज किया गया और उसके नतीजा में आज हमें वो नज़र भी आ रहा है कि ये रजीम चेंज क्यों हुआ था। क्योंकि हम सब लोग, आप मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि हर वक्त आप मुंसलिक हैं उस शोबा से कि जो इंफॉर्मेशन देता है दूसरे लोगों तक उसकी रसाई है कि फ़लस्तीन के ऊपर जिस तरह बेगुनाह लोगों को, बच्चों को, औरतों को शहीद किया गया और तकरीबन 6 माह से ज़्यादा का वक्त जो है वो गुजर गया है और तमाम इस्लामी उम्मा खामोश बैठा हुआ है और किसी ने उसकी तरफ इमदाद के सिलसिला में या वो कदम नहीं उठाया। लेकिन ये सारी बातें उसके साथ साथ पाकिस्तान में के अंदर भी इस तरह का इंतशार पैदा किया गया कि वो अपने मामलात में उलझ जाएं और उनको जो है वो कहीं दुनिया में मुसलमानों के साथ अगर ज्यादती हो तो जो पाकिस्तान नहीं पूरी इस्लामी उम्मा में पाकिस्तान की एक एटॉमिक बम के हवाले से एक बड़ी रोब और दबदबा था। क्योंकि पाकिस्तान ऐसा कोई इस्लामी ममालिक नहीं जिनमें से किसी के पास एटम बम हो। तो लेकिन चूंकि पाकिस्तान पे उसको तकरीबन ये सारा सिनारियो बढ़ने से पहले उसको इस पेट में डाला गया कि ये कम से कम और तो कुछ ना कर पाए, अपनी मुसीबत में ये घिरे रहें। तो उसके हवाले से हमारी जो जुडिशियल सिस्टम है उसको भी बर्बाद किया गया और मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उस वक्त जब ये प्योनी जायज थे तो इन्होंने कंट्रोवर्शियल पैदा की। ना सिर्फ प्योनी जायज थे लेकिन ये तीसरे नंबर चौथे नंबर पर जायज थे। तो इन्होंने एक अदलिया का मजाक बनाया कि इन्होंने लेटरबाजी शुरू की, खताबत की महकमों के साथ। और फिर आप लोगों ने, हम सब लोगों ने देखा कि पार्लियामेंट के अंदर ये गए। उस वक्त पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आमने सामने थे और उस वक्त इनकी मौजूदगी में पार्लियामेंट के जो मेंबरान थे उन्होंने अदलिया के खिलाफ जिस तरह की नाजेबा जबान इस्तेमाल की। और ये मौजूदा चीफ जस्टिस, जिसको मैं कंट्रोवर्शियल चीफ जस्टिस कहता हूँ, ये मौजूद थे असेंबली के अंदर। लेकिन ये सारी बातें क्योंकि एक तनाज़ा बनाया जा रहा था, एक इशू बनाया जा रहा था कि ये इदारे को कमज़ोर किया जाए और कल अगर कोई ऐसा वक्त आए तो ये आपस में घिरे रहें, ये किसी भाई की इमदाद के लिए वहाँ पर आवाज़ ना बुलंद कर पाए। तो जहाँ तक आपका सवाल है कि ये जो मौजूदा खत लिखे गए अदलिया को, उसी सिनारियो में देखता हूँ कि 6 ऑनरेबल जजेस इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जिन्होंने इनको खत लिखा, देखें कि उन्होंने खत लिखा है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को। और हमारे मुल्क में बदकिस्मती ये है कि देखें कि आईन पाकिस्तान के तहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी एक जो है उसका आर्गन है, जिसी तरह पार्लियामेंट है और दूसरे भी हैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इदारे हैं। तो उसमें जो एक सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है वो कॉन्स्टिट्यूशनल उसका रोल है।
और वो 209 के तहत जितने भी आईनी ओहदे होते हैं उनके ऊपर वो जो है वो उसके कॉग्निजेंस लेते हैं। तो मेरी नजर में आज तक हमारे साथ ये और बहुत बड़ा खिलवाड़ किया गया कि सुप्रीम कोर्ट से भी मेरी नजर में वो इदारा सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल बड़ा इदारा है, लेकिन बदकिस्मती से ये होता रहा हमारे मुल्क में कि ये मनपसंद के फैसले लेने के लिए जब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में कोई रेफरेंस जाता है तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंटरवीन करती है। तो देखें कि उसकी कंपोजिशन कौन सी है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की। उसको हेड करता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दो जो सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं और दो जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान हैं पूरे पाकिस्तान में से जो सीनियर मोस्ट होते हैं। ये 5 बंदे जो हैं सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के जो है उसको प्रिजाइड करते हैं। तो उसका जो दायराकार है उसको इन्होंने किस तरह जो मिनिमाइज करते हुए उसको अंडर सुप्रीम कोर्ट के कर दिया कि कोई भी रेफरेंस जब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जाता है तो बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस जो हैं वो रेफरेंस को उड़ा देते हैं। ये आइन का मेरा ख्याल है कि ये बड़े मंसूबे के तहत हुआ और ये किस वक्त हुआ था? उस वक्त हुआ था जब ये इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब वाली वो वकला तारीख थी और इसके खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में इफ्तिखार चौधरी का केस था। तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने वो इंटरवीन किया और सुप्रीम कोर्ट ने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का वो रेफरेंस खत्म किया। उसके बाद जो है वो देखें कि जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से अगर मैं बात करना चाहूँ जो कि बहुत इंतहाई आम बात है जनाब, और हमारे जो है नाज़रीन है उनको पता चलना चाहिए कि आइन में इस वक्त जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो तैनाती जो कानून साजी है उसके मामले में ये सुप्रीम जो जुडिशियल कमीशन जो है जो जजेस को अपॉइंट करता है उसके बाद जो पार्लियामेंट है उसके अंदर एक पार्लिमानी कमेटी जो है वो है और इस जुडिशियल कमीशन से आइन के तहत जो पार्लिमानी कमेटी है उसका रोल बड़ा है। लेकिन बदकिस्मती से खलीदुर रहमान रमते उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज थे और उनका जो एक साला है उसको जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट भी रहा। जब जुडिशियल कमीशन ने और 2 और जजेस उसके साथ थे उन जुडिशियल कमीशन ने उनको फॉर द हाई कोर्ट जजेस के लिए अप्रूव किया तो जो पार्लिमानी कमेटी थी उन्होंने उनके रिटर्न उनकी जो है रिकमेंडेशन उसको उन्होंने खत्म कर दिया। तो उसके बाद वो जो है मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर आया और सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो पार्लिमानी कमेटी का रोल खत्म कर दिया। ये जो आइन है आज नहीं है, ये काफी अरसा से आइन के साथ खिलवाड़ होता रहा है। अच्छा गोलगर साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। हमारे साथ स्टूडियो में जनाब जुवैद इकबाल गुरैश साहब मौजूद हैं। हम इनसे भी ज़रा इनके जो है वो तासरात ले लेते हैं, ये इस बारे में क्या ख्यालात रखते हैं। तो आप प्लीज़ ज़रा लाइन पे रहिएगा। जी गुरैश साहब, एक तो जिस तरह ये बता रहे हैं जनाब गोंदल साहब, तो आपने इनकी बातें सुनी। अच्छा, ये सारी चीज़ें जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि मोअज़्ज़ज़ ऑनरेबल जो अदालतें हमारी हैं उनके जजेस को दबाव में लाने के लिए जो कुछ होता रहा उसके जनाब सिलसिले में ही बिलाखिर जजेस साहबान जो है वो बोल पड़े हैं और उन्होंने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को ख़त लिख दिया। अच्छा, मियां नवाज शरीफ साहब भी गोदल साहब चाह रहे हैं, अपना गुरैश साहब चाह रहे हैं कि वो भी इस कार्रवाई में पार्टी बन जाएं। वो भी ये चाह रहे हैं कि एक तो वो चाहते हैं कि जी अपोजिशन लीडर भी उनकी जमात के कोई बन जाए। वो चाहते हैं जी भाई मेरा वज़ीर आज़म है, वो खुद ही बनना चाहते हैं। वो कहते हैं भाई मेरा वज़ीर आज़म है, बेटी मेरी वज़ीर आला है और मैं अपोजिशन लीडर बन जाऊँ। दूसरा वो चाहते हैं कि इस जजेस वाले मामले में वो ये भी चाहते हैं कि वो इसका बाकायदा पार्टी बन जाए ताकि वो भी लोगों को ये बावर करा सके नहीं देखे मेरे साथ भी बड़ी ज़्यादती हुई थी, इन्हीं जजेस ने दबाव में आके मेरी हुकूमत ख़त्म हुई थी और जनाब इन्हीं लोगों ने मेरी हुकूमत ख़त्म करवाई थी और इन्होंने सजाएं दिलवाई थी। तो आप क्या समझते हैं कि ये मुस्लिम लीग नून जिस तरफ जो करना चाह रही है, जिस तरह पहले इनका अपना ही जनाब मलिक रियाज राजा रियाज जो अपोजिशन लीडर था, ये उस तरह की दोबारा प्रैक्टिस में जाना चाह रही है, आप इसे कैसे देख रहे हैं कि क्या ये कामयाब हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं कामयाब होंगे, बल्कि अब हालात वो नहीं रहे जो पहले थे। ये आपने 2-3 क्वेश्चन कर दिए। एक तो क्वेश्चन आपने ये किया है कि जो इस वक्त सिस्टम चल रहा है जुडिशरी का, जिसमें ये ख़ुद भी पार्टी बनना चाह रहे हैं कि भाई जुडिशियल जो जज साहबान हैं हमारे ऑनरेबल, जिनको प्रेशर के नीचे लाया गया मुख्तलिफ केसेस में, और आपने देखा कि बेशुमार केसेस के फ़ैसले भी ऐसे ही हुए जिस पे वो जज साहबान भी इतने खुश नहीं थे। तो आप देखें कि
آپ نے بھٹو صاحب کا کیس کھول دیا, بھٹو صاحب کے کیس کو کھول کے آپ نے اچھا خاصا جناب سارا سلسلہ کیا, اور اس کے بعد صرف 2 لفظ کہے کہ یہ صحیح نہیں ہوا. یا تو آپ یہ بھی کہتے کہ یہ جن لوگوں نے یہ غلط کیا ہے تو ان کی بھی سزا کا تعین کیا جاتا. بالکل صحیح. کیونکہ یہ تو کوئی بات نہیں, آپ نے سارے ججز کے ساتھ بیٹھ کے روز کا کتنا خرچہ ہے, ہر جج کی تنخواہ کا پر ڈے جو کاسٹ آ رہی تھی, اس کاسٹ کو اگر ہم سارے کام چھوڑ کے ہم نے صرف اس پہ توجہ, اور سارے ہمارے کیسز رک گئے, اور ہم نے جو پر ہمارے آنریبل جج صاحب کی کاسٹ آ رہی تھی, اس کاسٹ کو اگر کیلکولیٹ کریں, اس وقت کو کیلکولیٹ کریں, ان لوگوں کے کیسز کو کیلکولیٹ کریں جو بڑے ایمرجنسی میں تھے اور ان کو آپ نہیں دیکھ سکتے, ایسے وقت میں جب ملک میں انتہائی اہمیت کے حامل تھے, آپ نے ان کو وہ کیس پکڑا اور اس کو لے کے آگے نکلے. تو اب آپ اگر اس دھگر پہ چلی نکلے ہیں تو آپ سب سے پہلے تو یہ جو 6 جج صاحبان کو جو پریشرائز کیا گیا ہے, اس کی پوری تحقیقات ہونی چاہیے اور فل بینچ بیٹھنا چاہیے اور بیٹھ کے ہر چیز کو دیکھنا چاہیے. اگر نواز شریف صاحب انٹرسٹڈ ہیں کہ ان کے دور میں کیا ہوا تو اس کو بھی بے شک کھول لیں, اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ اگر ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اس کو بھی دیکھنا چاہیے جناب. لیکن یہ ہے کہ میرٹ پہ, ہر چیز کو میرٹ پہ دیکھنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ بلے کا نشان ملے گا یا نہیں ملے گا. سب آپ پارٹیوں نے الیکشن لڑا, اپنا الیکشن کروایا, ہاں جی, تو سب لوگوں نے جو ہے لمیٹڈ کمپنیاں ہیں, 1 مین شو ہیں, اس کے تحت انہوں نے اپنی مرضی کا صدر بنا لیا, سیکرٹری بنا لیا. اور جب پی ٹی آئی جو کہ ایک بہت بڑی جماعت تھی, ہیں جی, اور 85% لوگوں کی خواہشات کے پہ مبنی تھی, اس جماعت کا جب الیکشن کو آپ نے مسئلہ بنا کے اس ملک ان کو محروم کیا ان کے انتخابی نشان سے اور ان کو سائیڈ لائن کر دیا, تو اس لیے اس طرح کے فیصلے نہیں کرنے چاہیے. ایک تو یہ جن لوگوں نے ججز صاحبان کو دھمکی امیز خط لکھے ہیں اس کا فوراً پتہ لگنا چاہیے. آپ دیکھیں اتنے دن ہو گئے ہیں, کچھ بھی نہیں پتہ چلا کہ وہ کس نے لکھے, کیسے لکھے, کیوں لکھے گئے. عید کی وجہ سے کارروائی رکی ہوئی ہے. آپ یہ تو ایمرجنسی کا کام ہے, یہ ایمرجنسی کا کام ہے. یہ آپ نے بھٹو کے کیس کو تو بڑی ایمرجنسی تھی. اچھا گریز صاحب, دوبارہ ہم جناب گوندل صاحب کی طرف آتے ہیں. گوندل صاحب پلیز یہ بتائیے کہ جس طرح ابھی گریز صاحب بتا رہے تھے, میاں نواز شریف چاہتے ہیں کہ وہ خود اپوزیشن لیڈر بن جائیں, میاں نواز شریف چاہتے ہیں کہ وہ اس کیس میں خود پارٹی بن جائیں, تو وہ چاہ رہے ہیں کہ میں بھی پارٹی بن کے یہ عوام کو کہہ سکوں جی جناب میرے نال بھی بڑی زیادتی ہوئی ہے. دیکھو جی جناب صرف جی زیادتی ہے, زیادتی کی وجہ تو نا میری حکومت جی یہ ختم کی گئی سی. آپ سر یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا نواز شریف والی, نواز شریف کو یہ خطرہ ہے کہ نواز شریف کو جس طرح کنوکشن ہوئی وہ سارے لوگوں کو پتا ہے کہ ان کی پراپرٹی وہاں آؤٹ آف کنٹری ہے, اور ان کے کتنے خربوں کی یہ جائیدادیں ان کی بیرون ملک ہیں, اور اندر پاکستان کے بھی یہ سب سے امیر لوگ ہیں, اور ان کو جس طرح سزائیں ہوئی اور جس طرح یہ لندن سے پاکستان آئے مصروف, اور ان کو جس طرح پروٹوکول دیا گیا اور جس طرح عدالتوں کے اندر ان کی ان کو کیسز جو ہیں وہ ختم کیے گئے, وہ ان کو خطرہ ہے کہ جب آزاد عدلیہ کے معاملات چل ہی پڑے ہیں تو آزاد عدلیہ کے معاملات میں وہ ججز کہیں گے کہ نواز شریف کی جو ہم نے بریت کی ہے وہ بھی پریشر کی ہے, قانونی وہ قانونی نہیں ہے, وہ بھی غیر قانونی طور پر ہم نے نواز شریف کو بری کیا ہے. نواز شریف کو تو خطرہ ہے, اس لیے وہ جا رہا ہے سپریم کورٹ کے اندر. وہ کوئی کسی ہمارے ملک کی بہتری کے لیے, عوام کی بہتری کے لیے نہیں جا رہا. وہ تو خود بیٹھ گئے ہیں, ان کو تو ان میں کوئی شرم ہوتی ہے تو حیا کی ہے نا, ان میں شرم ہے نہ حیا ہے. یہ فارم 47 کی پیداوار ہیں. یہ جب بیرون ملک جا رہے ہیں, یہ پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, عوام پاکستان کا مینڈیٹ جو ہے انہوں نے چوری کیا ہوا ہے. یہ چور ہیں, ڈاکو ہیں, لٹیرے ہیں, یہ ظالم ہیں. ان کو کون پوچھے گا, ان کی کیا حیثیت ہے, یہ اس کو شرم نہیں آتی. اچھا گوندل صاحب وہ تو کہتے ہیں ہماری حکومت بڑا اچھا کام کر رہی ہے, ہم نے آ کے آج انہوں نے اعلان کیا ہم نے روٹی بھی سستی کر دی ہے, کسان کو بھی وہ سبسڈی دینے جا رہے ہیں, وہ تو کہتے ہیں ہمارا بڑا اچھا کام چل رہا ہے. یہ دیکھیں کہ جب سے ان کی حکومت آئی ہے تو پاکستان کا کسان جو ہے اس کے ساتھ جو ہوا ہے
آپ بھی ماشاءاللہ ذمہ دار ہیں، میں بھی ذمہ دار ہوں، جتنے بھی ذمہ دار ہیں وہ بیچارے، انہوں نے اگر زندگی میں کوئی پیسہ دیکھا ہے تو انہوں نے جو ہے وہ عمران خان کے طور میں دیکھا ہے. ان کی حکومت جب بھی آئی ہے تو وہ کسان دشمن یہ آئے ہیں، یہ تو گوال منڈی کے ہیں، یہ تو کاروباری لوگ ہیں، یہ ہمارا ملک انڈسٹریلسٹ ملک ہے، ہمارا تو ملک جو ہے وہ زرعی ملک ہے. انہوں نے زراعت کو تباہ برباد کر دیا ہے. دیکھیں کہ کسان رو رہا ہے بیچارہ، اس کو جس طرح انہوں نے وہ کھاد کے معاملات اور یہ پیٹرول اور بجلی کے معاملات ہو گئے ہیں، آگے کسان بیچارہ جائے گا کہاں؟ اور اوپر سے انہوں نے گندم سستی کر دی ہے. ان کا تو اچھا باہر سے گوندل صاحب دیکھیں باہر سے جو گندم منگوائی گئی ہے وہ بڑے مہنگے داموں خریدی حاصل کی گئی ہے، اور پاکستان کے جو اپنے ان کے کسان ہیں انہیں یہ دیکھیں کوئی یعنی کہ اب وزیر اعلیٰ جو سندھ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ کم از کم یار اپنے کسان کو ہمیں 5,000 روپے تو جو ہے گندم کی قیمت رکھنی چاہیے، لیکن اس کی بات پر کسی نے توجہ نہیں دی، اور انہوں نے گندم کا جو ریٹ رکھا ہے کسان بالکل خوش نہیں ہے، اور کسانوں نے تو حکومت کے خلاف جناب احتجاجاً کال دے رکھی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ احتجاج کریں. آپ کی بات سے میں وہی عرض کر رہا ہوں نا، دیکھیں نا کسان بیچارہ جو ہے وہ تو پہلے ہی آڑتیوں سے یا لوگوں سے پیسے لے کے تو وہ بجائی کرتا ہے، اور وہ کھاد کہاں سے ڈالتا ہے وہ بھی لیتا ہے وہ اپنا گلا منڈی والے. اچھا میرا نا دوسرا ناپلیا جو درمیان والے لوگ ہیں تو وہ بیچارے جو ہیں وہ گھر تو گندم نہیں رکھ سکتے نا. اچھا میرا دوسرا گوندل صاحب میرا دوسرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اسرائیل اور ایران کے درمیان جو کشیدگی سامنے آئی ہے اس پہ پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ پاکستان کی وزارت خارجہ کا بڑا کمزور بیان سامنے آیا ہے. انہوں نے کہا کہ انہیں جو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے وہ کردار ادا نہیں کر رہے. مسلمانوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، جو ظلم و تشدد ہو رہا ہے، وہ مجھے یاد ہے ایک سوشل میڈیا پہ عالم دین کا بڑا وائرل ہو رہا ہے پیغام. انہوں نے کہا جی کوئی 3 بغیرت آدمی تھے تو انہوں نے کہا جی میں سب سے بڑا بغیرت ہوں. انہوں نے آپس میں یہ کہا جی جو بڑا بغیرت ہوگا وہ کوئی انعام رکھ لیا وہ حاصل کرے گا. تو اس نے کہا جی بتائیں آپ میں سے سب سے بڑا بغیرت کون ہے؟ پہلے نے کہا جی میں سب سے بڑا بغیرت ہوں. اس نے کہا جی وہ کیسے؟ وہ سامنے سے ایک بوڑھی عورت جا رہی تھی، اس کے جناب وہ سر پہ کوئی اس نے رکھی ہوئی تھی ٹوکری شوکری، اس نے اس کو دھکا مارا، نیچے گر گئی. اس نے کہا جی دیکھیں میں کتنا بغیرت ہوں، ایک بوڑھی عورت کو میں نے دھکا دیا اور جناب نیچے گرا دیا. دوسرا اٹھا، اس نے کہا وہ جو گری ہوئی عورت تھی اس نے جا کے اسے مارنا شروع کر دیا. اس نے کہا جی یہ نہیں، اس سے دیکھو وہ گری ہوئی تھی، میں زیادہ بغیرت ہوں. تو تیسرے نے کہا یار میں آپ دونوں سے زیادہ بغیرت ہوں، یہ جسے آپ مارے ہیں یہ میری ماں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے اس عالم دین نے کہا ہے کہ جی دیکھیں ہمارے مسلمانوں کو فلسطین میں مار رہے ہیں، اور انہوں نے کہا جی ہم کتنے بغیرت مسلمان ہیں کہ ہم اس پہ آواز بھی نہیں اٹھا رہے، کوئی بات بھی نہیں کر رہے، کہ ہم کوئی احتجاج بھی نہیں کر رہے، ہمارا کوئی موقف بھی سامنے نہیں آ رہا، ہم کھول کے یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ اسرائیل ظلم و زیادتی کر رہے ہیں. نہیں وہ سر اگر آپ کو معلوم ہوگا کہ سر ڈے 1 سے جب بھی ہمارا کوئی پروگرام ہوا ہے تو میں نے فلسطین کا ذکر ضرور کیا جی ایسے اور بدقسمتی سے ہمارے ملک میں یہاں سے کوئی آواز ہی نہیں اٹھ رہی. میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ رجیم چینج اس لیے کیا گیا تھا کہ پاکستان سے فلسطینیوں کے اوپر جو معاملات بننے آ رہے ہیں یہاں سے کوئی آواز نہ اٹھے. وہ ایک ہی شخص تھا جو فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کرتا تھا، وہ ایک ہی شخص جس کا نام عمران خان، وہ امریکہ کے خلاف بات کرتا تھا جب وہ طالبان اور یہ اندر گھس کے وہ ہمارے ڈرون کے ذریعے ہمارے انوسینٹ معصوم لوگوں کو پاکستان کے اندر مارتے تھے. وہ ایک ہی شخص تھا جس کا نام عمران خان ہے، جس نے ان کے نیٹو کے جو ہے یہاں سے قافلے جاتے تھے اس کی وہ سپلائی اس نے بند کی تھی. یہ اس لیے عمران خان کو وقت سے پہلے ہٹایا گیا اور رجیم چینج کیا گیا. اور بدقسمتی نہیں ہے تو اور کیا ہے، دیکھیں کہ وہاں پر تقریباً یہ تو سرکاری فکر دے رہے ہیں نا 36,000 کی کہ معصوم بچے عورتیں بوڑھے جوان جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں اور تقریباً 70,000 سے زیادہ جو ہے وہ زخمی ہیں. لیکن بھائی جان آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہاں جو صورتحال بنی ہوئی ہے جہاں جس طرح فلسطین کو کھنڈرات بنا دیا گیا ہے اور وہ جو بلڈنگیں جو کئی منزلہ بلڈنگیں تھی وہ زمین بوش ہو گئی ہیں. اچھا گوندل صاحب یقین کریں گوندل صاحب صورتحال میں وہ کتنے لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ اب دبے ہو کے ہوں گے، وہاں پر نہ کھانا ہے نہ پانی ہے نہ کوئی سپلائی ہے. تو بدقسمتی سے ہم جو ہے وہ اٹامک پاور ہیں اور ہمارے ہاں لفظ سے ایک لفظ بھی اس کے نہیں ہوا. ایک میں بات آپ سے ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ممالک جو ہیں وہ اس وقت 200 کے قریب ممالک ہیں دنیا میں،
तमाम ममालिक में सिवाय पाकिस्तान के हर मुल्क ने अपनी फौज रखी हुई है। एक दुनिया का वैध पाकिस्तान मुल्क है, ये मुल्क ऐसा मुल्क है जिसमें फौज ने का अपना मुल्क रखा हुआ है और उसकी मनमानी चलती है, वो चाहे बहावल नगर का वाकया हो, चाहे वो लिबर्टी का वाकया हो, चाहे वो हैदराबाद का वाकया हो। ये सारे मामला हम सब लोगों के सामने हो रहे हैं, लेकिन जहां इनको एक्शन लेना चाहिए था वहां से ये लबकुशाई नहीं कर रहे। ये तो उन आंखों के आगे जो है लेटे हुए हैं। कारोबार इनका है माशाल्लाह, तकरीबन 80 के करीब इनकी कंपनियां चल रही हैं। और ये आज एक एमपीए का मैं देख रहा था, वीडियो वायरल थी ग्वादर में, वो एमपी साहब जो है वो ललकार के वो चीख के कह रहे थे कि ये कर्नल साहब जो है ये देखें कि ग्वादर पोर्ट के ऊपर जो है वो पेट्रोल लेके जा रहे हैं और मंशियात लेके जा रहे हैं, और हम जो है इधर 1 लीटर को बेचारा तेल निकालता है तो उसको ये पकड़ के ले जाते हैं। ये इस तरह के सिलसिले जो हैं, जब मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इस तरह हो और कानून जो है वो उसकी धज्जियां पखेरी गई हो, सुप्रीम कोर्ट में तमाशा लगाया गया हो, और जिस तरह देखे कि सुओमोटो के हवाले से मजबूरन इस चीफ जस्टिस को सुओमोटो लेना पड़ा जब अवाम पाकिस्तान का प्रेशर आया, और जब वकला की तरफ से प्रेशर आया या अवाम की तरफ से प्रेशर आया, तो उस वक्त भी इसने क्या किया कि जब ऑनरेबल 6 जजेस ने, वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने, जब खत लिखा कि हमारे ऊपर गन पॉइंट से फैसले लिए जाते हैं, हमारे बच्चों को अगवा किया जाता है। अच्छा, वो भी मैं माफी चाहता हूँ ऑनरेबल गोविंद साहब, वो भी माफी चाहता हूँ, वो इसलिए ले लिया गया है सुमोटो एक्शन, जो हकायक नजर आ रहे हैं कि अगर ये सुमोटो एक्शन ना लिया जाता तो बतौर उन जजेस साहबान ने साइल की हैसियत से सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला कर दिया था। अगर वो साइल की हैसियत से वहाँ दरखास्त दायर कर देते तो फिर क्या जो हमारी इज़्ज़त अफजाई होती, क्या रह जाता। और गोल साहब यकीन करें कि ये पहली ईद है, मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ कि मैं किसी को ईद मुबारक नहीं कह सका। यानी कि इतने अगर हम खुद को फ़लस्तीन की जगह रख के देखें कि हमारे बच्चे, वो भी तो हमारे बच्चे हैं, हमारे साथ ये वाक़या पेश आ रहा हो और हम किस कर्ब से गुजरेंगे उन बच्चों को देख के। हम तो इस पे कोई मातम करना तो दूर की बात है, हम अफसरदा भी नहीं हो रहे, हम उनके हक़ के लिए कोई दवा भी नहीं कर रहे, उनके एहतजाज के लिए कोई बात भी नहीं कर रहे। आप ठीक कह रहे हैं, कितना अफसोसनाक वाक़या है कि अब आप देखें कि अगर हम जो पुरानी चीज़ें हैं उनको उठा के देखें, अगर हम डॉक्टर इसरार की इस गुफ्तगू को सुने, उनकी तकरीरों को सुने, या दीगर कई आलम दीन ऐसे हैं जिनकी बातें मुझे याद आती हैं, तो वो बिल्कुल कहते हैं कि एक वक्त ऐसा आएगा कि फ़लस्तीन पे हमला हो रहा होगा और पाकिस्तान बिल्कुल उसके लिए कोई किरदार अदा नहीं करेगा। कितना अफसोस का मुकाम है। ये वो बगदाद वाला जब बगदाद के ऊपर जो हमला हो रहा था, लाकू खान ने किया था, तो वो उस वक्त डिस्कशन हो रही थी कि कब हलाल है कि हराम है। और आज हमने अपने छोटे छोटे इशूज, हमारे जो है इंटरनल मामला देखें कि ये इशू, सबसे बड़ा इशू तो फ़लस्तीन वाला है, जहाँ पे इतने मज़ालिम ढाए जा रहे हैं। वो जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने वहाँ पे अमामत कराई तमाम नबियों की, तो वो हमारे लिए इतनी मुकद्दस चीज़ है। वहाँ पे वो अवाम में जो फ़लस्तीन में जितने मज़ालिम इस वक्त ढाए जा रहे हैं, जिस तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती है, बिल्कुल हमारे यहाँ जो है वो, और ऊपर से गोलसा ऊपर से जो बाइडन ने कांग्रेस पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि जी हमें पैसे दें, हमने इसराइल की जो मदद के लिए कोई चीज़ें देनी है, ऊपर से ये चल रहा है और कांग्रेस ने इसके लिए इनकार कर दिया है। ये तो हालात है। बहुत शुक्रिया गोल साहब, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, आपने हक़ाइक़ से पर्दा उठाया। यहाँ नाज़रीन एक ब्रेक का टाइम हुआ है, दोबारा हम फिर यहीं से शुरू करेंगे। जी नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम फ़लस्तीन में होने वाली तबाही, खून रेजी और जो जुल्म की दास्तानें वहाँ कायम कर दी गई हैं और जो कुछ हो रहा है उस पर बातचीत कर रहे थे। सीनियर तजियाकार हैं, एक अखबार के एडिटर हैं, कालम भी लिखते हैं और प्रोग्राम भी करते हैं, जनाब एसआर राणा साहब, उनसे बात करते हैं, उनको कुछ हक़ाइक़ जानते हैं कि पाकिस्तान की पुरअसरार खामोशी क्या पैगाम दे रही है। जी राणा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। राणा साहब, फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है और पाकिस्तान पुरअसरार तौर पर खामोश है, वहाँ जो सूरत हाल है, दिल खून के आंसू होता है, हर कोई परेशान है। जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान क्यों खामोश है, क्या वजह है? कि रजीम चेंज इसी वजह से तो अमल में नहीं लाई गई थी कि क्या इमरान खान की हुकूमत होगी, ऐसा नहीं हो पाएगा, ये हुकूमत जो हम कायम कर रहे हैं ये खामोश रहेगी, ये क्या वजह है? देखिए सबसे पहले तो ना मैं आपको इस बात की मुबारकबाद दूंगा कि आप पाकिस्तान के मुनाफिकाना मीडिया में एक इशू पे खुल के बात कर रहे हैं सर। और कोई भी ये सवाल नहीं उठा रहा सर।
کہ اگر ہم اسلام کا قلعہ ہیں تو اسلام کا قلعہ اتنا کمزور کیوں ہے کہ وہ اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے آواز بھی نہیں بلند کر سکتا؟ جناب تو دیکھیں ہم نا جکڑے میں ہیں بہت سارے معاملات میں. مثال کے طور پہ آئی ایم ایف کے ہم نے لینے ہیں 8 بلین شاید لینے سر. ٹھیک ہے نا؟ جی ایسے. تو اب ہم اس کے لیے بڑے اس میں جا رہے ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کرنے. تو اب آئی ایم ایف تو وہ کرے گا جو امریکہ کہے گا. بالکل صحیح. سعودی عرب اور باقی ممالک نے بھی اپنی تمام انویسٹمنٹ جوڑ دی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ کہ وہ ہمارے ساتھ ڈیل کرے گا تو وہ ہمارے ساتھ کو ٹریڈ کریں گے یا کوئی بھی انویسٹمنٹ کریں گے. جناب اب آپ اس کو سمجھیں کہ پاکستان اقتصادی طور پہ ایک انتہائی بدحال ملک ہے. ہمارے خزانے میں جو وہ 7-8 ارب ڈالر ہیں وہ اس میں 3 ارب سعودیہ کے ہیں، 2 ارب چین کے، 1 آدھا یو اے ای کا ہے. تو ہم ایک محکوم قوم ہیں، غلام قسم کے ہم قوم بن چکے ہیں جو آئی ایم ایف کی مرضی کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتی. تو اب امریکہ جو اسرائیل کے ساتھ پوری طرح کھڑا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اسرائیل پہ حملہ ہم پہ حملہ ہے. تو اب یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم کوئی بہادرانہ اسٹیپ لے لیں اور امریکہ بہادر ناراض ہو جائے ہم سے؟ جی بالکل. اور امریکہ بہادر ناراض ہو تو آئی ایم ایف ہم سے ناراض ہو جائے، آئی ایم ایف ناراض ہو جائے تو ہم سے زندگی ناراض ہو جائے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. میں نے آپ کو سادہ لفظوں میں میرے خیال صورتحال بتا دی ہے. اچھا رانا صاحب، آئی ایم ایف کے ساتھ جس طرح آپ نے بتایا کہ ہم اتنا زیادہ جو ہے وہ قرضہ لینے جا رہے ہیں، عوام کو جو طے پانے والی شرائط ہے اس سے بھی بے خبر رکھا جا رہا ہے. اندر کی جو خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ بڑی کڑی شرائط ہے. اگر عوام کو پتہ چل جائے تو عوام تو ویسے ہی احتجاجاً اس حکومت کے خلاف سڑکوں پہ آ جائیں گے کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ. بھائی بات سنیں، یہ ہم جو کہتے ہیں نا کڑی شرائط، سر کڑی شرائط کوئی نہیں ہوتی. آئی ایم ایف کرتا کیا ہے میں آپ کو ذرا سمجھاتا ہوں. جی پلیز. آئی ایم ایف ہم کسی کے پاس جاتے ہیں کہ یار ہمارے گھر نہیں چل رہا، ہمیں کچھ پیسے دے دو. سر وہ کہتا ہے بھائی اچھا میں پیسے دیتا ہوں، یہ واپس کیسے کرو گے؟ سر اب ہم کہتے ہیں جی کیسے کریں؟ وہ کہتا ہے یار دیکھیں آپ کے گھر میں بجلی زیادہ چلتی ہے، 4-5 بلب کم کر دو. سر آپ اے سی 5 چلاتے ہو 2 چلا دو. جناب ان پیسوں کو یہاں پہ ایسے کر لو. آئی ایم ایف ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اپنا ریونیو اکٹھا کیسے کر سکتے ہیں. جناب لیکن یہاں پہ پھر ایک باریک بات ہے، آئی ایم ایف جان کے ٹیکسز لگاتا ہے جو غریبوں پہ براہ راست اثر انداز ہوتے ہیں، طاقتور طبقے پہ نہیں ہوتے. بالکل صحیح. مثال کے طور پر آئی ایم ایف کہتا ہے جی پیٹرول پہ سے لیوی ختم کر دیں. جناب پیٹرول مہنگا ہوگا تو جو ڈیفینس کے 100 کنال کے گھر میں رہتا ہے اس نے بھی وہی ٹیکس ادا کرنے ہیں جو بھاٹی کے 1 مرلے کے گھر میں رہنے والے نے کرنے. بالکل صحیح. آئی ایم ایف یہ نہیں کرتا کہ وہ کہے کہ جی یہ آپ کو قرضہ دیں گے لیکن آپ ہم سے یہ کیا کہتے ہیں معاہدہ کریں کہ آپ جو 4000 ارب روپے کا گردشی قرضہ ہے اور 22000 ارب روپے کی آپ بجلی طاقتوروں کو مفت دیتے ہیں وہ نہیں دیں گے. جناب اب تو سنا ہے رانا صاحب، تو سنا ہے وہ بجلی کے علاوہ یا گیس کے بل کے علاوہ اب تو وہ اس چیز پہ آ گئے ہیں، شرائط پہ آ گئے ہیں کہ آپ اپنا گاڑی ہمیں جو ہے وہ قرض میں رکھ دیں، جو چیزیں ہیں اب ہمارے گروی رہیں گی تو پھر ہم آپ کو پیسے دیں گے. اب تو بہت سی چیزیں گروی رکھنا پڑ رہی ہیں. ایک نشئی سگریٹ پی رہا تھا، دھواں اڑاتا تھا اور ہنستا تھا. جناب تو کسی آدمی نے کہا کہ یار تو نشہ کر رہا ہے، تیرا کوئی کاروبار نہیں، کچھ نہیں بڑا، سگریٹ پیتے ہوئے ہنس رہا ہے. جناب تو کل کو مشکل وقت ہوگا تو کیا کرے گا؟ تو اس نے کہا آپ اپنے گردے گروی رکھ دیں گے، گردے بیچ دیں گے. جناب بالکل ٹھیک. آج ہم نے اشتہار دے دیا پی آئی اے کو بیچنے کا. سر ایئرپورٹس ہم نے غیر ملکیوں کے حوالے کر دیے ہیں اپنے. اب پاکستانی ایئرپورٹس پہ غیر ملکی کمپنیاں بیٹھیں گی اور وہ طے کریں گی کہ میں نے ایئرپورٹ میں گھسنا ہے یا نہیں گھسنا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، یہ پی آئی اے آپ نے بیچ دیا. روز ویلٹ ہوٹل جو ہے وہ آپ بیچنے جا رہے ہیں. اس طرح آپ اپنے سارے اثاثے جو ہیں وہ بیچ دیں گے.
अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। और मुझे डर है कि कहीं हम अपना सबसे कीमती असासा जो है आखिर में वो ना भेज दें। आहिस्ता आहिस्ता लोगों को जो खदशा है या खदशात बढ़ते जा रहे हैं वो इसी तरफ है कि जो हमारा कीमती असासा है कहीं ये भी वो गिरवी ना रख दें या वो भी बेच ना दें। बिल्कुल सही कहा राणा साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, हक़ाइक़ से पर्दा उठाया। जी राणा साहब जिस तरह बता रहे थे कि IMF क्या करता है, किस तरह हमें पैसे देता है, अगर लोगों को पता चल जाए तो लोग तो हुकूमत का सर फाड़ दें। वो कि लोगों के पास सड़कों पे आने के लिए वो सकत तो नहीं है, क्योंकि गुर्बत और बेरोज़गारी और फाकों की नौबत हर घर के साथ जिस तरह से पेश आ रही है, या जो मसाइल इस हुकूमत ने पैदा कर दिए हैं, लोगों का किचन जिस तरह बड़ा मुश्किल हो गया है कि वो कैसे इसको मैनेज करें। एक तनख्वाहदार आदमी अब अपने घर का किचन चलाने के लिए जितना परेशान है इससे पहले कभी नहीं देखा गया था। तो ये सारी चीज़ें हैं। जी गुरैश साहब, आपने भी सुना ये सारा, कैसे हम फिर सारी चीज़ें फ़लस्तीन के हक़ में हम नहीं बोल रहे। एक तो फ़लस्तीन की आपने बात की जनाब, आज 33,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं अल्लाह और बेघर कई लाख बेघर हो गए हैं। अच्छा गुरैश साहब, एक लम्हे के लिए अगर आप सोचें, आप मैं अगर हम फ़लस्तीन में इस वक्त हूँ और हमारा ख़ानदान जो है वो हमें पता चले कि कोई हमारा बच्चा भी हमारे साथ नहीं रहा, वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए हैं और हमारी फैमिली के लोग भी नज़र नहीं आ रहे, तो गुरैश साहब हम पे क्या गुजर रही होगी। नहीं, इसके साथ सबसे ज्यादा लोग बड़े मतलब वो बहादुर उन बच्चों अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, और मैं उनकी हिम्मत को, उनकी जवान मर्दी को और उनके सब्र को फिर भी सलाम पेश करता हूँ। उनके बच्चों को देखे ना, जो बच्चे बेचारे पड़े हैं जख्मी हालत में और माँ बाप मर गए हैं, बच्चे अपाहिज हो गए हैं, इलाज नहीं है, पीने का पानी नहीं है, खुराक नहीं है, अस्पतालों पे बमबारी हो रही है, और इतना ढीठपन है ये तरक्की याफ्ता कौमों का कि वो देख रहे हैं। और UNO जो कि हमने इसलिए बनाया हुआ है कि हर एक की दाद रसी हो सके, वो भी वहाँ पे करारदाद हल्की फुल्की लेके जाती है जिसको कोई मानता ही नहीं है। ठीक है ना जी। और रोज के रोज जुल्म हो रहा है, यानी लाखों लोग बेघर हो गए हैं। वो लोग आगे से कुछ भी नहीं कर रहे, आप उस पर रोजाना बमबारी करते हैं जी। अब ये देखें कि ईरान के सफारत खाने में दमिश्क में जो हमला किया इन्होंने, हैं जी, तो उसके जवाब में 12 लोग शहीद हो गए, जिसमें 7 ईरानी थे और उसमें 2 बड़े लीडर भी थे। अब उसका जवाब ईरान ने दिया है ना, तो उससे थोड़ा सा आप देखें कि अब सबको फिक्र हुई है कि भी ये तो बड़ा मसला है। और ईरान ने जो हमला किया है वो चारों तरफ से किया है, यानी कि मुख्तलिफ जो वहाँ कंट्रीज़ हैं उनमें भी उनका असर रसूख है और उनकी इंस्टॉलेशंस हैं जिसके ज़रिए उन्होंने ये हमला किया है। तो ये इतना जुल्म और सितम आप देखें कि 57 मुस्लिम ममालिक हैं जी, और 1.8 अरब जो है वो मुसलमान हैं जी, और जिसमें ये 57 मुल्कों में 22 अरब ममालिक हैं जो कि आप देखें कि नातवा हैं जी, जिनकी कोई ये सब नातवा और कठपुतली हैं। हालांकि इनके पास आलमी तवानाई पर कंट्रोल है, ये अपना वो सिलसिला चला सकते हैं, लेकिन नहीं, इस पे ना पाकिस्तान में कोई बात करता है। और आपने देखा कि जमात इस्लामी वालों ने आपको याद होगा जब भी किसी मुल्क में इस तरह का वाक़या पेश आता था, चाहे वो मुसलमान मुमालिक में शामिल होता था या उसका ईसाई या यहूदी या कोई भी मुल्क होता था, तो हमारे क्या होता था, मुल्क में कैंप लग जाते थे, जगह जगह इमदाद के कैंप लग जाते लोग। लेकिन इस दफ़ा नहीं है। इस वक्त तो मैं कहता हूँ कि अगर किसी ने फलस्तीन का गले में झंडा लगाया हुआ तो उसके खिलाफ उल्टा पर्चा दे। आपने देखे कि वो जैसे फलस्तीन के लिए कोई एहतजाज के लिए बाहर सड़क पे आया, इस्लामाबाद में एहतजाज हुआ ना जी, वहाँ गिरफ्तारियां सारियां। अब आप देखिए सेंटर मुश्ताक जो जमात इस्लामी का है, आपने देखा होगा, उसके खिलाफ इन्होंने पर्चा दे दी। ये सारा हम किधर जा रहे हैं? वो लोग तो जो अल्लाह ताला को आप देखें कि ये जन्नत के सरदारों में से शामिल होंगे, वो तो जन्नत में बैठे होंगे। हम यूनुस साहब कितने बेबस हो गए हैं कि आप देखें कि गार्डियन अखबार ने जो लिखा था कि इंडिया ने की रॉ एजेंसी ने 20 पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में घुस के मारा है। ठीक है ना जी। अब देखें, और ये इल्जाम नहीं है और वो इतराफ कर रहे हैं जी हमने मारा। हाँ, उनके वज़ीर दाखिला ने इतराफ किया, खुले आम कह रहे हैं जी हमने मारा है। और जो कुछ करना करो। और अब देखें,
وہ جو आमर तामे, वही मैं बात कर रहा हूं कि अब आप देखें कि आमर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी लाहौर में थे, हाँ। तो वहाँ मीडिया ब्रीफिंग में उन्होंने आज बताया है कि जनाब ये कार्रवाई भी उन्हीं की जानब से नजर आ रही है, और उसमें यकीनन उन्होंने बताया क्योंकि आमर ने वो एक जसूस जो दहशतगर्द था, जसूस था, उसको मारा जेल में, उसके केस तो में वो उसके बाद वहां से वो बरी हुआ, और जब बरी हुआ तो अब उसके घर में घुस के मारा है। ऐसे ही यानी कि हम कहाँ खड़े हैं, हम क्यों बेबस हैं इसके साथ साथ। अब दूसरी बात आपने की नवाज शरीफ साहब की, कि वो कहते हैं कि जजेस जब मेरे फैसले हुए हैं, उन जजेस वो भी प्रेशराइज हुए थे, तो हम कहते हैं ठीक है, जो वो अगर जज प्रेशराइज हुए हैं तो दो तरह की जो है ना उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। एक तो उन जजों के वो प्रेशराइज हुए या नहीं हुए, और दूसरा जो इनके केस जिस पे इन्होंने खरबों रुपया लूटा था उसके ऊपर इनको सजाएं हुई, और फिर एक एक दो दो दिन में इनको बरी कर दिया गया, इनके बच्चों को बरी कर दिया गया, इनके दामादों को बरी कर दिया गया, भाई को बरी कर दिया गया। उन केसेस को भी खोलना चाहिए। अगर इन्होंने गलत बरी किया है तो इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, अगर उन्होंने उस वक्त गलत फैसले किए हैं तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, ताकि सही इंसाफ मिल सके सब लोगों को। बिल्कुल सही कहा गुरैज साहब आपने, कि जब हम एक फ़ैसला कर लेते हैं कि जी फ़लाँ केस में फ़लाँ जनाब जो मुलज़म था उसको सज़ा दी गई, और वो सज़ा जो है वो हक़ाइक़ पर मबनी नहीं थी, तो उसको हम कहते हैं जी नहीं होनी चाहिए थी। ये तो हमने बात कर दी, फ़ैसला भी फरमा दिया, सुना दिया, लेकिन कभी हम इस पे नहीं गए कि जनाब सज़ा सुनाने वालों के ख़िलाफ़ भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक इस प्रैक्टिस को हम नहीं करेंगे, जब तक हम जो बेगुनाह लोगों को सजाएं दी जाती हैं उन लोगों का एहतसाब नहीं होगा, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तो ये सिलसिला नहीं रोक पाएगा। अब आप देखें ना, कल के प्रोग्राम में हमने कहा, डिस्कस किया था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जो केस खोला गया, उसमें हमने ये तो कहा है ये गलत हुआ है, लेकिन हम भाई अगर गलत हुआ है तो जिन लोगों ने गलत किया है उनके खिलाफ भी तो एक्शन होना चाहिए, चाहे वो जिंदा हैं या नहीं जिंदा। जैसे भुट्टो को आपने रिलीफ दिया है, इसी तरह उनको भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। सब देखिए, अभी हम प्रोग्राम कर रहे हैं, अभी वो खबर आई है कि 4.5 रुपये आज यानी कि पेट्रोल बढ़ गया है, यानी कि रात जो कल गुजरी है इन्होंने पेट्रोल बढ़ा दिया है। कल 15 थी, आज 16 है, यानी कि कल इन्होंने क्या किया, 4.5 रुपये पेट्रोल भी बढ़ा दिया। जब पेट्रोल बढ़ेगा तो दूसरी तरफ हुकूमत कह रही है जी हमने रोटी सस्ती कर दी है, वो भाई इलेक्शन आ रहा है ना, करीब आ रहा है, तो सिर्फ ये लोगों से हमदर्दी हासिल करने के लिए। भैया एक तरफ आप 4 रुपये रोटी कह रहे हैं, 5 रुपये सस्ती होगी, 4 रुपये 16 रुपये की रोटी होगी, तो वो रोटी नान वालों ने तो एहतजाज करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ आप पेट्रोल महंगा कर रहे हैं, जब आप पेट्रोल महंगा करेंगे ऑटोमेटिक हर चीज़ महंगी हो जाएगी। जब आप लोगों को रिलीफ नहीं देंगे, जब आप किसान को रिलीफ नहीं देंगे, तो कैसे आप तो कर सकते हैं कि किसान आपको सस्ते दामों देखें। इसका ये है कि गवर्नमेंट को पॉलिसीज बनानी चाहिए जिसके जरिए लोगों को रिलीफ मिले। ये कोई रिलीफ नहीं है कि आपने 1 रुपया रोटी सस्ती कर दी। मुझे 1 रुपया रोटी सस्ती करने से क्या फायदा है? नहीं, रोटी सब्जी मैं ले रहा हूँ 200 रुपए किलो लगाए गए। रमजान बाजार में इन्होंने क्या जनाब चीज़ों को जो है जितने भी है वो नर्ख कम कर दिए जाएंगे, किसी ने कम नर्खों पे और नर्ख भी नहीं कम किए, और वो रमजान बाजार में इन्होंने कहा जी सस्ता हो जाएगा, बिल्कुल नहीं हुआ। रमजान बाजार में होता क्या है कि 2 किलो अच्छी चीज और 10 किलो खराब चीज उसमें मिक्स करके आप ऊपर रख देते हैं, और वो लोग हाथ नहीं लगाने देते उनको, वो कहते हैं कि हम अपनी मर्जी से डालेंगे। साहब मुल्क में सिस्टम बिल्कुल नाकाम दिखाई दे रहा है, कोई चीज़ हम ये नहीं कह सकते कि दुरुस्त सिमत में है। अदारों की बात कर लें, अदारों के बाद आप मुल्क में चलने वाली इंडस्ट्री को देख लें, आप किसी भी शोबे को देख लें, आप किसान विंग को देख लें, आप सनत को देख लें। मैं कह रहा हूँ जी आप जिस मर्जी शोबे का नाम ले लें, आप अदारों का नाम ले लें, जो सूरत हाल है वो सबके सामने है। मैं कह रहा हूँ कि जी अब क्या बनेगा, हम किधर जा रहे हैं, इस पर कोई फोकस ही नहीं कर रहा, इस पर कोई तवज्जो ही नहीं दे रहा। ऐसे है जैसे कि इस मुल्क में हम मेहमान आए हैं और चंद दिन रह के हमने चले जाना है। ना हमें इस मुल्क की फ़िक्र है कि अगर हम इसमें गलत इक़दाम करेंगे तो आने वाली नस्लें हमें क्या सिला देंगी, हमारे लिए क्या कहेंगी। ये वो लोग हैं जो जनाब मोहतरमा
فاطمہ جناح کو غدار قرار دیا کرتے تھے، آج یہ لوگ کہتے ہیں وہ ہماری آئیڈیل تھی. یہ وقت کا بھاشن بولتے ہیں، اس سے کام نہیں چلے گا. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان یونس پاٹ اور جناب جوید اقبال گریز صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.